नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का कहर लगातार जारी है। बीती रात भेड़िया एक बार फिर पहुंचा, हमला किया। 5 साल के बच्चे को इस भेड़िए ने निशाना बनाया। गांव वालों ने शोर मचाया, तब जाकर ये भेड़िया जंगल में भागा। घायल बच्चों को इस समय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वन विभाग की तमाम कोशिशों के बावजूद आदमखोर पकड़ में नहीं आ रहा। वन विभाग भेड़िए को पकड़ने के लिए अब तक जितने भी प्रयास कर रहा है, नाकाबिज साबित हो रहे हैं। बहराइच में अब तक 10 लोगों की ये भेड़िए जान ले चुके हैं। जिले में कुल 35 गांव हैं जहां पर भेड़ियों के झुंड ने दहशत मचा रखा है। वन विभाग की टीम एक गांव में पिंजरा लगाती है तो ये भेड़िए दूसरे गांव पर हमला कर देते हैं। मुख्यमंत्री योगी ने वन विभाग के आला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो प्रभावित इलाकों में डेरा डालें और जल्द से जल्द भेड़ियों को पकड़ें और इस आतंक से जनता को मुक्त कराएं। अब तक 4 भेड़ियों को वन विभाग की टीम पकड़ पाई है। 2 भेड़िए अभी पकड़ से बाहर हैं, जो कि आए दिन नागरिकों पर हमला कर रहे हैं। बहराइच प्रशासन ने प्रभावित गांव के लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। साथ ही लोगों से कहा है कि आप सोए तो घरों के भीतर। अगर तमाम प्रयासों के बाद भी भेड़िया पकड़ में नहीं आता तो वन विभाग की टीम उन्हें गोली भी मार सकती है। हालांकि शूट एंड साइड आखिरी विकल्प होगा। अभी प्रयास ये है कि भेड़ियों को पकड़कर जंगल में छोड़ा जाए। पुणे में एनसीपी के पूर्व नगर सेवक की सरेआम हत्या कर दी गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें 6 बाइक पर लगभग 10 से 12 लोग आते हैं। वो धारदार हथियार और बंदूकों से लैस होते हैं। आते ही उन्होंने एनसीपी नेता पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और उनकी हत्या कर दी। एनसीपी नेता की हत्या के बाद से हमलावरों ने कई राउंड फायरिंग भी की और उसके बाद आराम से वहां से भाग गए। महाराष्ट्र के जालना में मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद से वहां बाढ़ जैसे हालात हो गए। तेज बारिश के चलते कसूरा नदी उफान पर है। पानी के तेज बहाव में निर्माणाधीन पुल डूब गया। बारिश इतनी तेज थी कि लोगों के घरों में कई फीट तक पानी भर गया। बाजारों और चौराहों पर पानी की तेज धारा बहने लगी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बाढ़ से हालात बेकाबू हैं। आंध्र प्रदेश में 4.5 लाख से ज्यादा लोगों को बाढ़ की वजह से अपना घर छोड़ना पड़ा है। दोनों ही प्रदेशों में बाढ़ के चलते बुरी हालत है। 35 लोगों की मौत हो चुकी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पीएम मोदी से मांग की है कि बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करें और तत्काल सहायता दें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की कि बाढ़ प्रभावितों की सहायता करें। भारी बारिश के चलते जयपुर का नूर बांध टूट गया और बांध की दीवार टूटी तो पानी की तेज धारा बहने लगी। रिहायशी इलाकों में पहुंच गए और पास में बने कब्रिस्तान के बीचों बीच पानी आया तो कब्र से कई लाशें भी बहने लगी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इन लाशों को पानी से निकालकर दोबारा दफनाने का काम किया। पानी के तेज बहाव के चलते एक कार भी फंस गई। काफी दूर तक ये बहती चली गई। राहत बचाव कार्य के लिए एसडीआरएफ की टीम मौके पर भेजी गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा में कांग्रेस आम आदमी पार्टी में गठबंधन हो सकता है। राहुल गांधी इस गठबंधन के पक्ष में। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी हरियाणा में गठबंधन को लेकर पार्टी के नेताओं से फीडबैक ले रहे हैं, मांगा है उन्होंने। राहुल गांधी हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के पक्ष में है और इसको लेकर कवायद हुई है। लोकसभा चुनाव में दिल्ली में दोनों दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा था। सीट एक भी हासिल नहीं की थी और हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में अब गठबंधन की सुगबुगाहट है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो सकती है। कांग्रेस की चुनाव समिति ने उम्मीदवारों के नामों पर मंथन कर लिया है। हरियाणा में इस बार कांग्रेस के टिकट के लिए उम्मीदवारों की लंबी लाइन लगी है। 90 विधानसभा सीटों के लिए लगभग 2500 से ज्यादा लोगों ने कांग्रेस पार्टी का टिकट मांगा है। आज शाम 6 बजे कांग्रेस चुनाव समिति फिर बैठेगी, जिसमें कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला की उम्मीदवारी को लेकर फैसला होगा और उन्हें विधानसभा चुनाव में उतारा जाए या नहीं, इस पर चिंतन मंथन। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची आ सकती है आज। सूत्रों की माने तो बीजेपी सभी 90 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मंथन बीजेपी ने किया और आज सिर्फ 25 से 30 सीटों पर घोषणा की जाएगी। उधर जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना को नौशेरा से उम्मीदवार बनाया गया है। तमाम अंदरूनी और खुले विरोध के बावजूद भी अब तक 51 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार उतार दिए हैं।
बीजेपी सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय को डॉक्टर्स के विरोध का सामना करना पड़ा है। कोलकाता में न्याय की मांग को लेकर डॉक्टर्स और छात्रों का धरना जारी है। बीती रात बीजेपी के सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय प्रदर्शनकारियों के समर्थन करने के लिए पहुंचे तो गो बैक की नारेबाजी शुरू हो गई। प्रदर्शनकारी छात्रों ने रोष दिखाया, जिसके बाद बीजेपी सांसद को वापस लौटना पड़ा। अभिजीत गंगोपाध्याय कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे। सांसद बनने के बाद उन्होंने अपना पद छोड़ा, बीजेपी में शामिल हुए। छात्रों के विरोध के बाद उन्होंने कहा कि मैं तो सामान्य नागरिक की तरह उनसे मिलने के लिए आया था, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रदर्शनकारियों को मेरी जरूरत नहीं है। As a general people, I have come to support them. They may not need my support, but I think I should come here. That is why I have come. रेप गैंगरेप के दोषियों को सख्त सजा दिलाने वाले विधेयक को आज पश्चिम बंगाल विधानसभा में पेश किया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस विधेयक को अपराजिता महिला और बाल सुरक्षा विधेयक का नाम दिया है। इसमें रेप और गैंगरेप केस में फांसी या अंतिम सांस तक जेल में रखने का प्रावधान है। आरजीकर हॉस्पिटल कांड के बाद से ममता बनर्जी सरकार पर बीजेपी हमलावर है। इस विधेयक को लेकर बीजेपी नेता शांतनु ठाकुर ने कहा कि मुद्दे से भटकाने और सहानुभूति के लिए ममता बनर्जी सब कुछ कर रहे हैं, इसमें कुछ भी नहीं होगा। इस कानून को पहले क्यों नहीं लागू किया गया? उन्होंने कहा कि बीजेपी का प्रदर्शन जारी रहेगा। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। सोमवार को सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया था। लंबी पूछताछ के बाद संदीप घोष की गिरफ्तारी हुई है। उनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। संदीप घोष पर आरोप है कि अपने पद पर रहते हुए उन्होंने गंभीर अनियमितताएं की। लगभग 15 दिनों की पूछताछ के बाद सीबीआई ने संदीप घोष को गिरफ्तार किया है। आरएसएस की एक टिप्पणी के बाद से जातीय जनगणना का मुद्दा फिर से गर्मा गया है। समन्वय बैठक के बाद आरएसएस ने जातीय जनगणना के सवाल पर कहा कि मसला संवेदनशील है, राजनीतिक हथियार के तौर पर इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। संघ की तरफ से बयान आया तो फिर राजनीतिक माहौल गर्मा गया। मोदी सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जातीय जनगणना को जरूरी बताया और इसकी वकालत की। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बिना जातीय जनगणना के सामाजिक न्याय नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि सही मायने में सबका साथ सबका विकास तभी होगा जब जातीय जनगणना होगी। कांग्रेस पार्टी समेत तमाम विपक्षी दल जाति आधारित जनगणना के पक्ष में हैं। लोकसभा चुनाव में भी ये मुद्दा गठबंधन इंडिया ने उठाया और अब 2 राज्यों में चुनाव है तो एक बार फिर इसे हवा दी जा रही है। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। जमीयत की याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी केस में दोषी है तब भी इस आधार पर घर नहीं गिराया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे लेकर हम देशव्यापी गाइडलाइंस जारी करेंगे। कोर्ट ने टिप्पणी की, विपक्षी दलों ने इसका स्वागत किया। साथ ही बीजेपी शासित राज्यों में हुए बुलडोजर एक्शन की आलोचना की गई। बुलडोजर जस्टिस शुरुआत से यूपी से इसकी हुई थी, जहां पर आए दिन किसी मुकदमे में आरोपी का मकान तोड़ दिया जाता था। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इसका बहुत फायदा भी हुआ था। तब बुलडोजर को न्याय का प्रतीक बनाकर चुनाव प्रचार में पेश किया गया था। धीरे धीरे बुलडोजर एक्शन एमपी, राजस्थान, उत्तराखंड तक पहुंच गया और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताई है। और जमीयत के वकील कहते हैं कि कई राज्य सरकारें मनमाने तरीके से बुलडोजर चला रही हैं। ऐसे एक्शन पर रोक लगनी चाहिए। इस पर जस्टिस गवई अपनी टिप्पणी देते हैं। आरोपी होने पर घर कैसे गिराए जा सकते हैं? ये तो दोषी होने पर भी नहीं गिराया जा सकता। कोई नियम होना चाहिए। हालांकि हम अवैध निर्माण को बचाने को नहीं कहेंगे, लेकिन अगर अवैध निर्माण भी है तो उसे तोड़ने के लिए भी नियम होने चाहिए। फिर इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा, अवैध निर्माण को ही तोड़ा जा रहा है। जिनके घर का मामला है वो तो कोई आया नहीं, किसी जमात ने याचिका की है। फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है, यहाँ अवैध अतिक्रमण की बात नहीं कर रहे। इस मामले से जुड़ी पार्टियां सुझाव दें। हम पूरे देश के लिए गाइडलाइन जारी कर सकते हैं। किसी का बेटा आरोपी हो सकता है, लेकिन इस आधार पर पिता का घर गिरा देना ये कार्रवाई का सही तरीका नहीं है। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी स्वीकार किया कि अपराध में दोषी साबित होने पर भी घर नहीं गिराया जा सकता। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान को 4 दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया गया है। कल ही ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया, कोर्ट के सामने पेश किया गया, जिसके बाद न्यायालय ने उन्हें 5 सितंबर तक के लिए ईडी हिरासत में भेज दिया। यूं तो ईडी ने 10 दिनों की हिरासत की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि 6 सितंबर को दोबारा पेश कीजिए। उधर अमानतुल्लाह ने अपने ऊपर लगे हुए तमाम आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि फर्जी केस बनाया गया, कोई भी सबूत नहीं है, न ही कुछ बरामदगी की हुई है। आम आदमी पार्टी विधायक पर वक्फ बोर्ड से जुड़ी हुई मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है।
ईडी की टीम कल जब अमानतुल्लाह के घर पर पहुंची तो काफी देर तक खींचतान चली। लगभग 4 घंटों की मशक्कत के बाद फिर उनकी गिरफ्तारी हो गई। वक्त तक जो अमानतुल्लाह खान है उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। ईडी के अधिकारी कह रहे थे कि हमारे पास सर्च वारंट है, हमें अंदर जाना है। अमानतुल्लाह खान ये कह रहे थे कि आपने पहले भी रेड की थी, अब क्या तलाश करने आए हो। बहरहाल लोकल पुलिस को जानकारी दी गई, लोकल पुलिस यहां पर आई, पैरामिलिट्री फोर्सेस की टीम यहां पर आई, तब ईडी की टीम अमानतुल्लाह खान के घर के अंदर दाखिल हुई। 4 घंटे उनसे पूछताछ हुई। उसके बाद अमानतुल्लाह खान को इसी गेट से लेकर ईडी की टीम निकली और उसके बाद ईडी के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की कि अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। सेबी चीफ के मुद्दे को कांग्रेस ने फिर हवा दे दी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि एक तरफ तो माधवी बुच सेबी चीफ के पद पर हैं और दूसरी तरफ वो आईसीआईसीआई बैंक से सैलरी ले रही थी। कांग्रेस ने कहा कि यह हितों के टकराव का मामला है, सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए। कांग्रेस के आरोपों पर बैंक ने सफाई दी और कहा कि माधवी बुच अक्टूबर 2013 में बैंक से रिटायर हो गई थी। उसके बाद से उन्हें कोई भी भुगतान नहीं किया गया। आईसीआईसीआई बैंक ने आरोपों को निराधार बताया। कांग्रेस पार्टी की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है जिसमें कुछ और तथ्य पेश किए जा सकते हैं। सेबी चीफ के बहाने कांग्रेस पार्टी के निशाने पर बीजेपी है। सेबी की चेयरपर्सन जब वो मेंबर थी, होल टाइम मेंबर थी, 2017 से 2024 के बीच में रेगुलर इनकम आईसीआईसीआई बैंक से ले रही थी 16 करोड़ 80 लाख। और इसको 3 अलग अलग भागों में हमने आपको दिखाया कि तनख्वाह ले रही थी। आप सेबी की होल टाइम मेंबर हैं, आप आईसीआईसीआई से तनख्वाह क्यों ले रही थी, हम ये जानना चाहते हैं। ये सीधे सीधे सेक्शन 54, सेक्शन 54 ऑफ सेबी उसका वायलेशन है। सीधे सीधे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है, सीधा।